दुनिया भर में मौसम बदल रहा है। भारत में सर्दी तेज हो गई है, लेकिन पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके का मौसम, राजनीति का भी, डिप्लोमेसी का भी और वातावरण का भी। तो इन सब के बीच में एक चीज कॉमन नजर आती है कि दुनिया युद्ध से उलझी हुई है। युद्ध का बारूदी मौसम सब जगह फिजाओं में फैला हुआ है। ऐसे में भारत की डिप्लोमेसी के सामने इस नए आए 2025 में क्या चुनौतियां हैं? रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, इजराइल और हमास, पड़ोसी बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई और मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट अशांत हैं। यह सभी 2025 में भारत के लिए चुनौतियों से भरे हुए हैं। यही नहीं, पड़ोसी नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान पे भी आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो इस साल भारत को न केवल अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करना होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी भूमिका को सावधानी पूर्वक निभाना होगा। क्योंकि भारत 2025 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन और ईयू शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि वह दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ संबंध मजबूत करे और वैश्विक मुद्दों पर अपने रुख को स्पष्ट करे। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में चीन की यात्रा कर सकते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा भी प्रस्तावित है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर एक बार फिर से शपथ लेंगे। लेकिन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में H1B वीजा और व्यापारिक नीतियों को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में खासा उतार चढ़ाव देखा गया था। ट्रंप का जो शपथ ग्रहण वाला प्रोग्राम है, उसमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत को अभी तक न्योता नहीं भेजा गया है। इस पे भी बात करनी बनती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका संबंधों में खालिस्तान के समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू पर साजिश को लेकर भारत सरकार पे जो आरोप लगे, उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में खटास पैदा की। चूंकि इस मामले में भारतीय नागरिकों पर आरोप लगे, ऐसे में दोनों देशों में तनाव बढ़ा। साथ ही गौतम अडानी पर लगे आपराधिक आरोप भी भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों के लिए थोड़ा सा अलग तरह का रंग देने वाले हैं। और इधर अपन बात करें अमेरिका के अलावा कनाडा की, तो कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पे आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप भारत और कनाडा के संबंधों को एक गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत और कनाडा ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया है। इससे दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्टॉक जो है वो और ज्यादा जटिल हो गई है। भारत और कनाडा के संबंध इस सदी में या पिछली सदी में भी सबसे खराब स्थिति में है, जैसा मैं कह चुका। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि चीन की बात करें तो चीन के साथ भारत का सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। LAC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर 2020 में गलवान झड़प के बाद में स्थिति तनावपूर्ण रही। हालांकि 24 में पूर्वी लद्दाख में समझौते ने थोड़ा सा जो है गतिरोध कम करने का संकेत दिया है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिनपिंग और मोदी के बीच जो हुई मुलाकात, उसके अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि चीन जो है अमेरिका के दबाव में भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत को चीन से सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है। ये विश्वास की कमी आज से नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके 1962 में जो हुआ, उसके बाद से लगातार बदस्तूर जारी है। एक और देश की बात करें भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, तो उसका नाम रशिया है। रूस के साथ भारत के संबंध पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं। अक्सर हम जिक्र भी करते हैं, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। उसके बावजूद भारत ने रूस से तेल का आयात जारी रखा और भारत और रूस का व्यापार 66 अरब डॉलर तक पहुंचा है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अमेरिका भारत का एक बड़ा रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं जो भारत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बड़ी चीज ये है कि अगर अपन बात करें इन देशों के अलावा,
तो जिस देश में भारत को डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है वो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। ये नौबत पहले नहीं आई, हम ऊर्जा पाकिस्तान में खर्च करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमारे संबंध बिल्कुल किनारे हैं फिलहाल। लेकिन 2024 में जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, नई सरकार के आते ही अल्पसंख्यकों पर हिंसा की जो घटनाएं बढ़ी हैं, यह भारत के लिए पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा, जिसमें खास करके मैं चिकन नेक का अक्सर उल्लेख करता हूं, वो और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ी चिंता का सबब है। तो बड़ी चीज ये है कि भारत बांग्लादेश को कैसे निपटेगा, ये बड़ी चुनौतियां हैं 2025 में। क्योंकि बात करें कि मिडल ईस्ट जो है वहां इजराइल और हमास का संघर्ष जो चल रहा है, और अन्य जगह भी अस्थिरताएं चल रही है, खास करके यमन में चल रही हैं और भी। तो अब यह जो अस्थिरताएं उसने भारत की कूटनीति के लिए एक नई चुनौती खड़ी की है। भारत को इन संघर्षों के मानवीय पहलू पर ध्यान होगा देना ही होगा, बल्कि अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज है, ऊर्जा के आपूर्ति चैनल है, उनको भी सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में बड़ी भारतीय लेबर काम करती है, बड़े पैमाने पे भारतीय जो है वो प्रवासी वहां रहते हैं। साथ ही भारत का जो तेल का इंपोर्ट है वो भी बड़ा, गैस का, नेचुरल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका इंपोर्ट वहां से बहुत होता है। तो इस मिडिल ईस्ट पे भारत को खासा फोकस करना पड़ेगा। अब अगर बात करें पड़ोसियों की, तो हमारा एक पड़ोसी है, बड़ा छोटा सा है, दुनिया का एकमात्र हिंदू देश कहा जाता है, लेकिन इन दिनों कम्युनिज्म के हाथों में है, वामपंथ के हाथों में है, साम्यवाद चीन से बड़ी गलबैयां डाल रहा है। नाम नेपाल है। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार नेपाल जाके आ चुके हैं। भारत और नेपाल के संबंध सिक्के के 2 पहलू जैसे रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, लेकिन बड़ी चीज ये है कि दोनों देश 1750 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसके बावजूद फिलहाल नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी कि सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष खड़ग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली के हाथों में है, और ये भारत विरोधी है। और ओली की जो पार्टी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उल्लेख है कि कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने की कोशिशों में उन्होंने क्या क्या झेला है, यानी कि ओली ने क्या क्या झेला है, और जिंदगी के 14 साल जेल में बताए हैं। उन्होंने क्रांतिकारी और समाजवादी नेता के तौर पे बताया है, और 4थी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद उन्होंने पहला विदेशी दौरा चीन का किया है, इसके बावजूद कि भारत और नेपाल के संबंध छोटे भाई और बड़े भाई जैसे रहे हैं। पारंपरिक रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री हमेशा पद संभालने के बाद भारत का दौरा करते हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली ने चीन का दौरा करके भारत को सीधे तौर पे आंख दिखाई है। यही नहीं, दिसंबर 2024 में ही ओली की सरकार ने चीन की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के नए फ्रेमवर्क पे भी समझौता किया है। और बड़ी चीज ये है कि दूसरा ही देश है नेपाल, मोरक्को के बाद, जिसने बीआरआई के नए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बीआरआई जो है वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके सारे चीन पश्चिम के दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ी चीज है कि हमें बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल पे भी फोकस करने की जरूरत है बड़े पैमाने पे। और एक देश जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं वो पाकिस्तान है। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं बड़े देशों में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक बार गए हैं, उसमें पाकिस्तान का भी नाम है। अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। वो शरीफ के जन्मदिन पर अचानक लाहौर पहुंच गए थे, लेकिन पठानकोट, उरी, पुलवामा और फिर बालाकोट के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच लगातार तनाव जारी है। 2024 में पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अस्थिरता में उलझा रहा है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की मेजबानी की। भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर जरूर इस्लामाबाद पहुंचे। और इससे पहले 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गई थी। तो इस सम्मेलन में भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेररिज्म, उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान को नसीहत ही दी है।
ऐसे में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सालों से एक ठंडे बस्ते में हैं और उस बस्ते की गांठ कौन खोलेगा देखने वाली बात है। 2024 में भी वो ठंडा बस्ता जस का तस ही पड़ा रहा। तो जब तक पाकिस्तान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को नहीं रोकता, तब तक लगता नहीं कि भारत रिश्ते पटरी पे लाने की कोशिश करेगा। और भारत जैसे खेल एक बड़ा इशू रहा है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि 2024 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर दोनों देशों के बीच घमासान रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अब हाइब्रिड मॉडल में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जिसमें भारत अपने मुकाबले दुबई में खेलेगा। तो बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान से रिश्तों को लेके खेल भी काम नहीं आ रहा। अब क्या उपाय अमल में लाए जाएंगे देखने वाली बात है। एक और देश की बात करें, पड़ोसियों से थोड़े रिश्ते नासाज हो रहे हैं, जिनमें एक छोटा सा देश है मालदीव, माले। नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट यानी कि भारत को देश से बाहर करने का नारा दिया। अब उनके सत्ता में आते ही भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव चरम पे आ गया। 2024 में भी यह जारी रहा, जब साल की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर करते हुए लोगों से यहां आने की अपील की थी, यानी कि लक्षद्वीप आने की अपील की थी। लोग अक्सर मालदीव जाया करते हैं छुट्टियां बिताने, और टूरिज्म इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है, तो यह सीधे तौर पे एक ऐसी चोट थी जिसके बाद मालदीव बिलबिला गया। अब इस चोट के बाद में मालदीव के कई मंत्रियों ने मोदी और भारत विरोधी टिप्पणियां की, जिसके बाद दोनों देशों में एक नया विवाद शुरू हो गया। मालदीव के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन मुइज्जू के आने के बाद संबंध पटरी से उतरे, क्योंकि उन्होंने भारत विरोधी बयान दिए जो आज से पहले किसी नेता ने नहीं दिए थे। चूंकि लेकिन अगर देखें ऐतिहासिक रूप में, तो मालदीव बिल्कुल चीन की तरफ झुकता रहा है, मालदीव की सरकार चीन की ओर झुकती रही। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत बिल्कुल ही बैकफुट पे आया, जो भारत के लिए चिंता की बात है। और मुइज्जू ने जिस तरह से चीन को सरेंडर किया है, या चीन की वहां मौजूदगी बढ़ी है, यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और अब बांग्लादेश, क्या हमारा देश चारों पांचों तरफ से घिर रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अलग माहौल दिखाई देता है। इसके बावजूद भारत की ओर से बयान संतुलित गए हैं। हालांकि 2024 के अगस्त माह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के लिए मालदीव गए, कई समझौतों पे हस्ताक्षर भी किए, लेकिन अब लग रहा है कि भारत मालदीव को लेकर सहज हो रहा है। और देशों की बात करें, पड़ोसी भूटान की अच्छे संबंध हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर अफगानिस्तान की ओर चलें, तो कुछ संबंध ठीक हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई शुरू हुई है, विवाद शुरू हुए हैं, ये भारत के लिए थोड़ा सहज होने लायक हैं, क्योंकि 1947 तक भारत की सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई थी। 90 के दशक में तालिबान जब सत्ता में आया, तो भारत ने उनको मान्यता नहीं दी थी। लेकिन 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में आ गई और तालिबान की सत्ता चली गई। अब भारत ने इस दौरान अफगानिस्तान में एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और पिछले 20 सालों में $3 अरब से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया, लेकिन भारत के प्रयासों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने दूसरी बार अफगानिस्तान को कब्जा लिया। उस वक्त जानकारों का यह मानना था कि तालिबान के राज में भारत को वो स्पेस नहीं मिलेगी जो अशरफ गनी के समय में मिलती थी, क्योंकि भारत ने तालिबान को ना तो पहले मान्यता दी थी और ना ही अब दी है। तो बड़ी चीज ये है, उसके बावजूद 2024 में भारत और अफगानिस्तान के बीच कतर के जरिए बातचीत बढ़ी है। कतर ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। कतर और भारत के रिश्ते सहज है, जैसा मैंने बताया कि दोनों देशों ने जिस तरह से पर्दे के पीछे रह के काफी होमवर्क किया है, जिसके नतीजे 2025 में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत खराब स्तर पे हैं, भारत के लिए फायदेमंद है। अगर तालिबान सरकार पाकिस्तान के करीब जाती, तो न सिर्फ भारत की मुश्किलें बढ़ती, बल्कि पाकिस्तान को भी डिप्लोमेटिक और रणनीतिक दोनों ही तरह की बढ़त मिलती। एक और देश की बात करें, श्रीलंका। श्रीलंका की विदेश नीति में भारत की जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत भारत के लिए श्रीलंका की रही है। भारत और चीन दोनों ही श्रीलंका को अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में एक इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है
कि हिंद महासागर में श्रीलंका की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो सामरिक रूप से रणनीतिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। जब 2022 में श्रीलंका में सरकार के खिलाफ बगावत हुई तो जनता ने राष्ट्रपति आवास समेत कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़ के भागना पड़ा था। तो भारत ने आर्थिक संकट में डूबे श्रीलंका की आगे बढ़कर मदद की और आखिरकार 2024 में एक नई सरकार का गठन हुआ। 22 सितंबर को आए नतीजों में वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बने। दिसानायका ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर यह संदेश दिया कि श्रीलंका भारत के साथ मजबूत साझेदारी चाहता है। तो आर्थिक संकट और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की हेल्प की उससे श्रीलंका का रुख जो है यह है कि उसका सच्चा दोस्त भारत है। हालांकि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए श्रीलंका ने चीन से मदद मांगी थी लेकिन चीन ने मना कर दिया था। ऐसे में भारत उसके साथ खड़ा था। तो बड़ी चीज ये है कि ये मदद जो भारत ने की तो दिसानायके ने इसकी सराहना भी की और उन्होंने साफ कहा कि वे श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं होने देंगी। तो यह चीन के लिए एक थोड़ा सा बैकफुट पे जाने वाली बात है। तो 2025 में अपनी वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने के लिए भारत जो है वो कई मंचों पे सक्रिय रहेगा। क्वाड, एससीओ और ब्रिक्स जैसे समूहों में भारत की भूमिका क्या होगी, भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद समाधान पे क्या भारत काम करेगा, अमेरिका और रूस के साथ संतुलन कैसे बैठाएगा, बांग्लादेश और कनाडा के साथ संबंध कैसे सुधरेंगे और मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए भारत किस तरह की भूमिका निभाएगा, इस पे नजर बनी रहेगी। आपसे अपील है कि फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि वैश्विक रणनीति, राजनीति और कूटनीति से जुड़े अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहें। धन्यवाद।